तो पहले तो मैं थ्योरी लेता हूँ और फिर बाद में हम प्रोग्रामिंग देखेंगे, ठीक है। तो आज डेट क्या है हमारा? 23 अक्टूबर 2024। ओके, डे कौन सा है आज? वेडनेसडे ना? ओके, ठीक है। सो हियर हमारा सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन गोलैंग। गोलैंग, ठीक है। और ये हमारा कोड लैंग्स एआई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पुणे। ओके, सो गाइस आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पे न्यू चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट एपीआई। एपीआई यूजिंग गिन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपको रेस्ट एपीआई के बारे में ज़्यादा कोई पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट एपीआई के बारे में पढ़ाऊँगा, उसके बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि रेस्ट एपीआई क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। ओके, और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो प्रोग्रामिंग देखेंगे, प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, ठीक है। सो हियर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द रेस्ट एपीआई। व्हाट इज़ द रेस्ट एपीआई? ओके, रेस्ट एपीआई, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इट इज़ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। तो रेस्ट का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। एपीआई का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, यूजर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो इसका ये लॉन्ग फॉर्म है। रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र और एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो ये क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड it is a set of rules and set of rules and conventions for building and interacting building and interacting with web services। ओके, सो हियर अभी यहाँ पे क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, ये जो रेस्ट एपीआई जो बनता है ये एक इंटरफेस होता है। ओके, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक कन्वेंशन होते हैं जिसका यूज़ करके क्या किया जाता है? एक एपीआई कोड किया जाता है एंड वो कोड क्या क्या उस कोड का इस्तेमाल किसी वेब सर्विस को इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो वेब सर्विस का मतलब यही होता है कि कोई भी एक प्रोग्राम होता है जो कि वेब के ऊपर हम उस प्रोग्राम को रखते हैं और उस प्रोग्राम को कहीं दूर से किसी भी क्लाइंट के मदद से उस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई इंटरमीडिएट चीज़ चाहिए और वही इंटरमीडिएट चीज़ जो होती है जो रेस्ट एपीआई उसको कहा जाता है, उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? वेब सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे रेस्ट एपीआई यूज HTTP request HTTP request to perform
टू परफॉर्म क्रूड ऑपरेशन। क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट operations making them widely used for web based application। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि रेस्ट एपीआई यूज एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू परफॉर्म अ क्रूड ऑपरेशन मेकिंग देम वाइडली यूजर फॉर वेब एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि रेस्ट एपीआई का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल की मदद से रेस्ट एपीआई बनाते हैं, रेस्ट एपीआई का कॉल करते हैं और उसको एचटीटीपी मेथड के जरिए, मतलब एचटीटीपी प्रोटोकॉल के जरिए हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं रेस्ट एपीआई को। और रेस्ट एपीआई ऑपरेशन करता है, जैसे क्रूड ऑपरेशन करता है, जैसे डेटाबेस ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन करता है, जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए उसकी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि हम कोई कोड बनाते हैं यहाँ पे, एक तो उसी को हम एक वेब सर्विस कहते हैं कि वो कोड सर्वर पे रखते हैं और उस कोड को हम किसी भी क्लाइंट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी क्लाइंट उसको एक्सेस करता है, उसलिए इसके लिए हमें कोई एक एपीआई बनाते हैं, जो एपीआई वो भी एक कोड होता है। तो उस कोड के ज़रिए हम उस वेब सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं और वो जो एपीआई हमने बनाया है, ओके, वो एपीआई एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, उसी को हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फ्लो में यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से होगा जनरल फ्लो। तो जैसे मान लो यहाँ पे मेरी एक वेब सर्विस है, वेब सर्विस का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ कोई एक प्रोग्राम होता है जो कि वेब के ऊपर होता है और वो प्रोग्राम उसकी सर्विस शेयर करता है मल्टीपल क्लाइंट के अंदर, उस टाइप का प्रोग्राम होता है, उसी को वेब सर्विस बोला जाता है। ठीक है, अब ये वेब सर्विस कोई भी लैंग्वेज में बनाया हुआ होता है, तो कोई भी क्लाइंट इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है इसको, ओके, क्योंकि ये रिमोटली है, ये क्लाइंट है यहाँ पे, जो भी हमारे वेब ब्राउज़र है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये वेब पे है और इसको कॉल करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। तो वहाँ उससे कम्युनिकेट करने के लिए इंटरमीडिएट यहाँ पे रेस्ट एपीआई बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्ट एपीआई। अब ये रेस्ट एपीआई एचटीटीपी मेथड का इस्तेमाल करता है, तो क्लाइंट क्या करता है, एचटीटीपी की मदद से इस एपीआई को कॉल करता है और ये एपीआई फिर इस वेब सर्विस को कॉल करके सर्विस लेता है यहाँ पे और क्लाइंट को इस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो दिस इज हाउ एक्चुअली फ्लो। तो यहाँ पे ये जो रेस्ट एपीआई है, हम ये रेस्ट एपीआई डेवलप करेंगे। वेब सर्विस अगर आप डेवलप भी करते हो तो लेकिन उसको ओवर दी नेटवर्क एक्सेस करने के लिए आपको उसको दो तरीके के मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है। नंबर 1 एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है सोप। ओके, तो रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, अब सोप का मतलब होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, सो मैक्सिमम रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। रेस्ट का यूज़ करके आप जो भी आपका एप्लीकेशन के बनाते हो उसके अंदर जो भी कोड है उसको एक्सेस करने के लिए आप रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हो और वो की एचटीटीपी के ऊपर काम करता है। एचटीटीपी, क्योंकि एचटीटीपी है जो क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसी एचटीटीपी का इस्तेमाल करके हम जो भी हमारा कोड है, जो रेस्ट एपीआई हम उसको कहते हैं, उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेते हैं और फिर उस कोड के ज़रिए हम डायरेक्ट वेब सर्विस को एक्सेस करते हैं और वेब सर्विस जो भी हमने बनाई वाली है, मतलब जो भी हमने कोड किया है जो कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उस कोड को एक्सेस करके उसका रिजल्ट लेके हम बैक टू क्लाइंट को भेज देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल जनरल सिनारियो। सो हियर हम काम करने वाले यहाँ पे हमें रेस्ट एपीआई भी बनाना है और वेब सर्विस भी बनाना है ताकि हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका जनरल फ्लो। राइट नाउ अभी हम थोड़ा सा रेस्ट के बारे में देखना है, या फिर डायरेक्टली ये चालू करो कोडिंग,
मतलब फ्रेमवर्क, आपको क्या लगता है? हेलो, बताइए सर रेस्ट के बारे में। बताना है? ठीक है, यस यस सर। सर। थोड़ा डिटेल में जाएगा, आज का लेक्चर इसके अंदर ही जाएगा, चलेगा? हाँ सर चलेगा। यस हाँ सर सर। ठीक है, तो चलो पूरा लेवल लिखता हूँ। अभी हम देखेंगे की कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एपीआई। की कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्ट एपीआई। अब रेस्ट एपीआई के कुछ की कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, so here rest follow client server architecture. Rest follow the client server architecture, where the client उसी को हम फ्रंट एंड बोलते हैं, फ्रंट एंड interact with the server जिसे को हम बैक एंड बोलते हैं, बैक एंड थ्रो रिक्वेस्ट and the server respond टू दी रिक्वेस्ट। ठीक है, अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, अब ये भी कॉन्सेप्ट है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई के अंदर क्या होता है, रेस्ट एपीआई फॉलो द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो रेस्ट एपीआई सिम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ही फॉलो करता है। ठीक है, वेयर क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड होता है, इंटरेक्ट विद द सर्वर, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स भेजता है। बस यही काम रेस्ट एपीआई में भी होता है कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट रेस्ट एपीआई को भेजता है, फिर रेस्ट एपीआई रिस्पॉन्स उस क्लाइंट को देता है। ओके, तो इसका मतलब रेस्ट एपीआई जो भी हम बना रहे हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट है यहाँ पे स्टेटलेसनेस। रेस्ट इज स्टेटलेस। रेस्ट इज स्टेटलेस, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको, हाँ ये ध्यान में रखना है। स्टेटलेस मीनिंग दैट each request from the client to the server must contain all the necessary information for the server to understand and process the request. The server does not store any information about previous request. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है स्टेटलेस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट भेज रहा है सर्वर को, तो क्लाइंट को क्या करना पड़ता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए इनफ डे इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है सर्वर को इन द फॉर्म ऑफ हेडर्स। ओके,
तो तब जाके सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर रेस्ट काम करता है, तो HTTP प्रोटोकॉल ये स्टेटलेस है, मतलब जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने भेजी है सर्वर को, और जब भी रिस्पॉन्स वापस आता है तो सर्वर कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट की अपने पास नहीं रखता है, ताकि वो अगली बार पहचान सके कि यही क्लाइंट था, इसी ने मुझे पहले रिक्वेस्ट भेजी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टेटलेसनेस कहा जाता है, ठीक है। तो स्टेटलेसनेस का मतलब यही होता है कि जब भी कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और जब भी रिस्पॉन्स बैक टू वापस आता है, उसके बाद अगर उसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी है तो क्लाइंट सर्वर की कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखता है। तो इसी को कहा जाता है स्टेटलेसनेस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस in a REST, everything is treated as a resources. Thing is treated as a resources, such as user, product or article. The resources are represented using URL, presented using URLs, उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, अब और एक कॉन्सेप्ट है रिसोर्स का, ठीक है। सो इन रेस्ट एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ रिसोर्सेज। तो रेस्ट जो भी एपीआई होता है उसके अंदर जो भी चीज़ होती है, जैसे हम किसी यूज़र का डेटा यूज करते हैं, कोई प्रोडक्ट का डेटा यूज कर सकते हैं, या फिर कोई आर्टिकल हो सकता है, या फिर कोई टेक्स्ट हो सकता है, तो एवरीथिंग इज कंसिडर एज अ रिसोर्सेज। और उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पे उसी रिसोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूआरएल होता है, उसको यूआरआई होता है, उसी को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। लोकेटर यूआरएल, हाँ, एक यूआरएल होता है, उसी को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, कि जिसका यूज़ करके हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी की इन्फॉर्मेशन भी लेनी है रेस्ट एपीआई से, तो वो इन्फॉर्मेशन भी एक रिसोर्स कहलाता है, और उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए यहाँ पे हमें एक यूआरएल डिफाइन करना पड़ता है। उस यूआरएल को अगर हम हिट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ये होता है रिसोर्सेस, मतलब रेस्ट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो रिसोर्स कंसिडर होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है नंबर 4, HTTP मेथड्स। ये हमारा कल हुआ था, फिर भी मैं यहाँ पे लेता हूँ मेथड्स। REST API utilize standard HTTP method, HTTP methods to perform action on a resources, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई जो होता है वो ऑलवेज HTTP के ऊपर काम करता है, और जो भी रिसोर्सेस है रेस्ट एपीआई के अंदर, मतलब कोई भी डेटा है उसको आपको एक्सेस करना है तो आपको HTTP मेथड के द्वारा ही उसको कॉल करना पड़ेगा और उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि HTTP की मेथड है यहाँ पे नंबर 1 गेट मेथड, जिसका पर्पज़ होता है रिट्राइव रिसोर्सेस और रिसोर्सेस। नंबर 2 होता है पोस्ट मेथड, क्रिएट अ न्यू रिसोर्सेस। थर्ड वन होता है पुट मेथड, अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस।
अपडेट एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। फोर्थ वन है डिलीट डिलीट रिसोर्सेस। फिफ्थ वन है पैच partially updated resources। ठीक है, तो कल हमने ये मेथड के बारे में देखा था HTTP के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अपना REST API होता है वो HTTP मेथड का इस्तेमाल करके ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे HTTP मेथड है गेट, इसका मतलब अगर आपको किसी रिसोर्स को रिट्राइव करना है तो रिसोर्स मतलब क्या है कि REST API में जो भी चीज़ है उसको रिसोर्स कहा जाता है। जैसे चाहे वो आपका सिंगल डेटा हो या बल्क ऑफ डेटा हो या कोई फाइल हो सकती है, तो उसको रिसोर्स कहा जाता है। अगर आपको सिर्फ रिसोर्स रिट्राइव करना है तो गेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको कि नई रिसोर्स क्रिएट करना है, ठीक है, सर्वर के ऊपर। ये पुट मेथड का इस्तेमाल करना जाता है कि आपको कोई एडिट ऑपरेशन करना है एग्जिस्टिंग रिसोर्स के ऊपर। डिलीट का मेथड का इस्तेमाल किया होता है कि आपको किसी रिसोर्स को डिलीट करना है। और पैच मेथड का इस्तेमाल होता है कि पार्शियली अपडेटेड रिसोर्स, मतलब रिसोर्स जो है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है उसके अंदर, तो पैच मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ओवर दी HTTP टू परफॉर्म ऑपरेशन टू दी REST API। ठीक है, तो ये उसके बारे में ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आता है नंबर 5 URI। इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, सो हियर resource in a REST are identified by URI। फॉर एग्जाम्पल, जो भी रिसोर्स आप एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू दी REST API, तो हर एक रिसोर्स के लिए एक URI होता है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स एक आइडेंटिफायर होता है। उसका यूज़ करके आप उसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्लैश आपको किसी यूज़र का डिटेल चाहिए, यूज़र स्लैश उसका ID है 123, तो ये हो गया आपका URL। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ URI। ओके, मतलब आपका कोई यूज़र चाहिए तो यहाँ पे यूज़र है और उसका ID 123, तो यूज़र 123 ID के ऊपर जो यूज़र है वो आपको क्या मिलेगा, उसका डेटा मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी डेटा चाहिए फ्रॉम REST API, तो आपको उस डेटा कहाँ पर है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एक नाम देना पड़ता है, उसी को URI कहा जाता है। और उसी पैटर्न को हम वेब पे एक्सेस करके उस रिसोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सर्वर प्रोग्रामिंग में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्सेस, REST API रिटर्न डेटा, ये चीज़ ध्यान में रखो। रिटर्न डेटा in the format that is easy for client to process। तो अभी ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो भी REST API हम बनाते हैं वो क्या करता है, कोई भी रिसोर्स हमें भेजता है एज अ डेटा, लेकिन उसका भेजने का फॉर्मेट इजी होता है जो कि क्लाइंट उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, सो हियर टिपिकली
कौन से फॉर्मेट में डेटा भेजता है? जेसन। उसी को हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसमें भेजता है एक्सएमएल। इसी को बोला जाता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नंबर 3, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट भी भेजता है। ओके, सो हियर JSON is the most common data interchange format. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जो भी रेस्ट एपीआई होता है वो जो उसका जो रिस्पॉन्स है, जो भी डेटा है, वो डेटा क्या करता है, एक सिंपल फॉर्मेट में भेजता है ताकि क्लाइंट उसको अंडरस्टैंड कर सके। वो फॉर्मेट कौन सा हो सकता है? वो फॉर्मेट जेसन हो सकता है, उसी को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोला जाता है, या फिर एक्सएमएल हो सकता है, उसी को हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोल सकते हैं, या फिर कोई प्लेन टेक्स्ट भी होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है तो ये यूज़ होता है जेसन फॉर्मेट। ये कॉमन फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए अभी आपको हमें पता चला कि अगर हमें सर्वर पे काम करना है, रेस्ट एपीआई पे काम करना है, तो हमें जेसन के अंदर ही ज़्यादा काम करना है। तो जेसन को अच्छी तरह से समझ के लेना है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर उसके बाद है नंबर 7, स्टेटलेस कम्युनिकेशन। Stateless communication. Each request from the client must include all information the server need to fulfill the request. The server does not maintain client state between रिक्वेस्ट। ओके, सो अगर आपको रेस्ट एपीआई को रिक्वेस्ट भेजनी है तो क्लाइंट को इनफ इंफॉर्मेशन रेस्ट एपीआई को भेजनी पड़ती है ताकि उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्स जनरेट करे। और सर्वर को कोई लेना देना नहीं है, वो किसी क्लाइंट का डेटा स्टोर करके नहीं रखता है कि कौन सा क्लाइंट था, क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या है, वो डोंट केयर अबाउट दैट। अगर क्लाइंट को ज़रूरत है तो वो खुद ही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भेजेगा एपीआई को और उसके बेस पे अपना अपना रिसोर्स निकाल के लेगा। सर्वर इज़ नो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटफुल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये यहाँ पे स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। स्टेट का मतलब डेटा होता है और यहाँ पे जो भी डेटा क्लाइंट एंड सर्वर रिक्वेस्ट में भी ट्रांसफ़र हुआ है वो किधर मेंटेन नहीं होता है। तो ये क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो रिक्वेस्ट भेजे सर्वर को तो ऐसी कुछ ना कुछ यूनिकनेस भेजे ताकि उससे सर्वर को पता चला जाके ये क्लाइंट यूनिक है, कौन सा क्लाइंट है। ठीक है, तो उसी को स्टेटलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेयर, उसके बाद है लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम REST API is often organized
or known as the into layer. जब भी आप कोई रेस्ट एपीआई बनाते हो और कोई सिस्टम बनाते हो जिसके अंदर आप रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हो, तो वो सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्ड सिस्टम बनाई जाती है, मतलब उसका एप्लीकेशन को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया जाता है। तो वो लेयर कौन से बनाए जाते हैं यहाँ पे, एक होता है डेटा लेयर, इसी को हम मॉडल बोलते हैं। नंबर 2 होता है सर्विस लेयर, इसी को भी हम मॉडल बोलते हैं। डेटा लेयर एंड सर्विस लेयर, तो हियर मॉडल बोलते हैं। नंबर 3 कंट्रोलर लेयर, इसी को हम कंट्रोलर बोलते हैं। और नंबर 4 है व्यू लेयर, इसी को हम व्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेस्ट एपीआई सिस्टम हम बनाते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को अलग अलग लेयर में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसको नाम देते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एमवीसी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसके एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ अ रेस्ट एपीआई। हर एक चीज़ होती है, कोई भी हम सीखते हैं तो वहाँ पे उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हम इसको एडवांटेजेस देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर 1 है यहाँ पे स्केलेबिलिटी। स्टेटलेस नेचर हेल्प स्केल सर्विस by allowing server to handle large number of requests without worrying about session information. ठीक है, तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कम से कम रिसोर्स का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आउटपुट दे सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, स्केलेबिलिटी बोला जाता है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वर्कलोड है उसको हैंडल किया जाता है, उसी को स्केलेबिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये रेस्ट एपीआई स्टेटलेस है, ओके। तो स्टेटलेस होने से वो कोई जानकारी स्टोर करके नहीं रखता है, तो इसलिए उसको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्लाइंट क्या है क्या नहीं। तो इसलिए वो लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसको कोई सेशन वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा मैकेनिज्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें ज़्यादा मेमोरी कंजम्पशन हो या फिर ज़्यादा टाइम लगता हो। तो वो स्केलेबल होता है, ओके। तो वो उसको ज़्यादा इफोर्ट नहीं लेने हैं, डायरेक्टली स्टेटलेस है तो वो कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखता है, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन करता है, इसमें उसका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ये क्या करता है, स्टेटलेस होने के बाद ये डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल करने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो इसी को हम स्केलेबिलिटी बोलते हैं। ये कि इसका एडवांटेजेस है। नाउ सेकंड है सिंप्लिसिटी। RESTful service are simple. RESTful service are simple to implement and use leveraging
HTTP protocol already familiar to for developer. ठीक है, अब ये सिंप्लिसिटी एक इसका एडवांटेजेस है, मतलब हमें रेस्ट एपीआई बनाने में बहुत सिंपल है और ऑलरेडी एचटीटीपी के ऊपर काम करता है, तो एचटीटीपी के बारे में डेवलपर ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं, इसलिए इसको कोई इतना बर्डन नहीं आता है डेवलपर के ऊपर। तो यहाँ पे ये सिंप्लिसिटी इसकी मेंटेन होती है। ठीक है, ना उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। REST API can return data in a various format making it easy to consume for different type different types of application such as mobile web. ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो रेस्ट एपीआई कैन रिटर्न डेटा इन वेरियस फॉर्मेट। तो रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल करके आप डेटा भी अलग अलग फॉर्मेट में रिटर्न कर सकते हो, जैसे जेसन में, एक्सएमएल में, या फिर प्लेन टेक्स्ट के अंदर डेटा क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, सो इट मेकिंग ईजी टू कंज्यूम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। तो रेस्ट एपीआई को अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन भी कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेस्ट एपीआई किसी सिंगल टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, जो भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, बोथ आर एक्सेस सेम एपीआई, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो या फिर वेब डिवाइस हो, बेस्ड ऑन द उसकी डेटा फॉर्मेट के ऊपर। ओके, तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है रेस्ट एपीआई की। उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी। तो इसके बारे में लिखेंगे, रेस्ट एपीआई कैन बी एक्सेस्ड by any device that can send HTTP request making them widely applicable across different platform। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट एपीआई के लिए, जैसे कि इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि रेस्ट एपीआई कैन बी एक्सेस बाय एनी डिवाइस। तो कोई भी डिवाइस हो जिसके अंदर एचटीटीपी प्रोटोकॉल की कैपेबिलिटी हो, तो कोई भी डिवाइस रेस्ट एपीआई को एक्सेस कर सकता है, उसका डेटा ले सकता है। ओके, हियर मेकिंग देम वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। चाहे आपका डिवाइस कौन से भी प्लेटफॉर्म पे हो, क्लाइंट सेम यूपीआई मल्टीपल क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड दैट्स व्हाई रेस्ट एपीआई इज यूज हियर। ओके, नाउ REST is
REST is commonly used in a web development for APIs that power mobile apps, web service, microservices, architecture एंड मोर। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई जो होता है इसका यूज़ वेब डेवलपमेंट में होता है। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में वेब एपीआई का इस्तेमाल होता है, वेब सर्विस डेवलपमेंट में भी वेब एपीआई का रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में भी रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल होता है, और बहुत तरीके की एप्लीकेशन में रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है और फिर बाद में उससे रिस्पॉन्स लेता है ओवर द यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूर रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई के बारे में मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे दी, आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर बताया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, किस तरीके से इंटरव्यू में इसके बारे में भी पूछा गया तो उसको आपको ये बोल देना है रेस्ट एपीआई के बारे में।